सो टीम अभी हम देखेंगे 8D फॉर्मेट। व्हाट डू यू मीन बाय 8D इज बेसिकली 8 डिसिप्लिन्स। सो जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स दैट यू शुड फॉलो, ये हमको बेसिकली 8D बताता है। सो ये फॉलो करने से देयर इज अ क्वाइट गुड प्रोबेबिलिटी कि आप रूट कॉज तक जाओगे और वो जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने बहुत बार देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में 8D करते हैं, लेकिन वो करते हैं जब भी आपने पूरा एक्शन ले लिया है, आपको रूट कॉज भी पता है एंड एवरीथिंग, एंड देन जस्ट फॉर मेयर डॉक्यूमेंटेशन आप ये फॉर्मेट को भरते हैं। सो अगर ऐसे हो रहा है तो प्रोबेबली दैट इज अ रॉन्ग वे। द करेक्ट वे इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द 8D नीड टू बी यूज्ड, क्योंकि ये हमको गाइड करता है कि करेक्ट प्रॉब्लम, करेक्ट रूट कॉज तक हम कैसे जाएंगे और हाउ कैन वी होलिस्टिकली कवर माय प्रॉब्लम एंड ओवरकम माय प्रॉब्लम बेसिकली। तो चलिए बेसिकली पहले फॉर्मेट देखेंगे कि एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे होता है, और उसके बाद क्विकली एक केस स्टडी देखेंगे। 8D जैसे कि मैंने बोला 8 डिसिप्लिन। सो फर्स्ट डिसिप्लिन आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। सो व्हाट इट इज टेलिंग मी 1.1 इज सेइंग कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये पहले आप लिखिए। कुछ इमरजेंसी एक्शन है क्या इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जैसे कि हमने सेशन में देखा कि इमरजेंसी एक्शन क्या होता है, बेसिकली करेक्शन होता है। सो कुछ करेक्शन एक्शन लेने की जरूरत है क्या, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए कि ये कुछ प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है या फिर आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए आप ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है, दैट वी विल कवर इन द सब्सिक्वेंट सेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि माइनर डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है या फिर क्रिटिकल डिफेक्ट है। वी विल सी द डेफिनेशन आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो द फर्स्ट डिसिप्लिन इज अबाउट डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम करेक्टली। जैसे कि हमने देखा कि अगर प्रॉब्लम अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से डिफाइन किया है, तो इट इज सेड इट इज हाउ डन, क्योंकि वो हमको करेक्ट डायरेक्शन दे रहा है कि हमको कहाँ जाना है। Then the second discipline comes into the picture, which basically tells about the time plan of activities. अभी ये जो टाइम प्लान ऑफ एक्टिविटीज है ये ब्रॉड लेवल पे है। ब्रॉड लेवल पे है मतलब क्या, तो कौन से टॉप लेवल पे एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली है। जैसे कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद डेटा एनालाइज करना है, शायद कस्टमर से कुछ डेटा लेना पड़ेगा, अगर शायद सप्लायर से कुछ डेटा लेना पड़ेगा। देन आई विल डू द रूट कॉज एनालिसिस, correct, then I'll probably implement the action points that is coming out of the root cause analysis. So ये जो top level का plan है, in this basically 2D comes into the picture. The second discipline talks about top level की जो activity है, कौन करेगा, who will be the member, what will be the activity, उसका target date क्या है, और पैरेलली हम मॉनिटर करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल डेट क्या है। करेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट ओनली अबाउट टारगेट डेट, इट इज ऑल्सो अबाउट द एक्चुअल डेट। सो 8D ये जो फॉर्मेट है ये एक बार में हमको गो थ्रू नहीं करने का, एक बार में हमको भरना नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि जैसे जैसे मेरे प्रॉब्लम का अपडेशन आता है, जैसे जैसे मेरा रिजोल्यूशन का अपडेशन आता है, मैं 8D फॉर्मेट ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, इट गेट्स ऑन अपडेटिंग। Then what is the third discipline? Third discipline is about observation and data collection. So जो हम data collect कर रहे हैं with related to the problem which has been identified. तो सबसे पहले जैसे डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि उधर कहाँ पे SOP एग्जिस्ट कर रहा है क्या, अगर वो कर रहा है तो वो 100% अडेयर हो रहा है क्या, और अगर 100% हो रहा है तो वेदर इट इज गेटिंग फॉलो, वेदर इट इज 100% एक्यूरेट। सो यहाँ पे जो है वो गलत तरीके से फिर से अडेयर हो गया, इट इज SOP एक्यूरेसी। सो यस और नो इन दैट टर्म्स वी हैव टू मेंशन ओवर हियर। और उसके साथ कुछ TPTS, जैसे अभी जस्ट डॉक्टर रॉय ने 7D में हमको बताया कि वेदर इट इज द प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक टाइम, इज देयर एनी एसोसिएशन विद स्पेसिफिक प्लेस, टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है, वेदर इट इज डिफेक्टिव और वेदर इट इज डिफेक्ट, सिम्टम्स कुछ है क्या जिसकी वजह से, उसका इफेक्ट आने की वजह से हमको डिफेक्ट दिख रहा है, जैसे कि वाइब्रेशन। सो ऑल द बेसिक थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा वी आर कलेक्टिंग ओवर हियर एंड मेंशनिंग इट, दैट इज इन द थर्ड डिसिप्लिन। अभी मेरे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है करेक्टली, मेरे पास टाइम ऑफ एक्टिविटीज है, ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्ट भी हो गया है,
then I will move to the fourth D, that is fourth discipline of analysis. So जो कुछ भी मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर अभी मुझे एनालिसिस करना है. सो एनालिसिस करना है मतलब क्या? तो मुझे कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं, मुझे देखना है कि उसमें कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है क्या, उसमें देखना है कि मैं फिशबोन डायग्राम करके हाउ मेनी डिफरेंट रूट कॉजेस आर देयर, एक प्रॉब्लम आने के लिए और क्या क्या चीजें हो सकती है, उस सब का एनालिसिस मैं फोर्थ डायमेंशन में कर रहा हूँ. एंड बेस्ड अपॉन दैट आई एम कमिंग ऑन द रूट कॉज एंड एक्शन टू ओवरकम रूट कॉज. तो ये थोड़ा सा हमारा करेक्टिव एक्शन की तरफ जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हम एक्शन रूट कॉज फाइंड आउट कर रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या एक्शन होनी चाहिए, राइट. इन एनालिसिस में एक्चुअल में अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं कर रहा. The moment I identify all the root causes, now there will be an action plan to have those action to be implemented. Again, I will have a plan of action of improvement, and that is covered under fifth discipline. So, जो कुछ भी actions यहाँ पे मेरे identify हो रहे हैं, I am going to put it over here with the responsible person and target date. Correct? Now it is not necessary कि ये आज root cause find out हो गया है तो immediately उसी दिन मेरा improvement action आना चाहिए. Absolutely नहीं. It depends upon how much, what is the kind of and nature of the task that we are going to implement and how much time it will more probably take. क्योंकि ये होने के बाद हमको वेरिफिकेशन करना है. सो वेरिफिकेशन और चेक स्टेज में जाने से पहले हमको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने जो एक्शन लिया हुआ है वो सही तरीके से लिया हुआ है. जो इंटेंडेड एक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था वो हम सही तरीके से प्लान आउट कर रहे हैं. सो इन 6D देयर इज अ वेरिफिकेशन एंड चेक. जैसे कि हमने जो एक्शन इंप्लीमेंट किया हुआ है वो सब एक्शन इंप्लीमेंट करने की वजह से मेरा प्रॉब्लम ओवरकम हुआ है क्या नहीं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, डज प्रॉब्लम कंक्लूड और नीड फर्दर एक्शन. अगर कंक्लूड हो रहा है तो ठीक है, फर्दर एक्शन हो रहा है तो फिर से यहाँ पे टारगेट डेट आना चाहिए कि इट इज नॉट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ. then there will again be probably I will be going into the fourth step again and then I will try to redo the analysis again, action for improvement until my problem gets concluded कि वो problem जा रहा है. The moment it goes off, then I will be focusing on the seventh discipline, that is the standardization, which talks about SOP. ये प्रॉब्लम अगर मेरा सॉल्व हो गया है तो इसके रिलेटेड मेरा कुछ SOP चेंज करने की जरूरत है क्या, मेरा कुछ फॉर एग्जांपल मेरा कुछ प्रिवेंटिव प्लान में चेंज करने की जरूरत है क्या, कुछ एक्टिविटीज में चेंज करने की जरूरत है क्या, शॉप फ्लोर पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है क्या, कंट्रोल प्लान चेंज, वॉट एवर इट मे बी. दो इट टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो हमने अभी फाइंड आउट किया है किस वजह से हो रहा है, हमने एक्शन भी लिया है, that should be a part of our regular process. That's why we basically introduce standardization. And the last one is basically impact on the business. Rather जो कुछ भी हमने ये 8D एक्टिविटी से जो रूट कॉज एनालिसिस करके हमने जो इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो अगर मुझे कंटिन्यूअसली लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं. कि जैसे कि ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, SOP भी हमने डेवलप की है, लेकिन ओवर द पीरियड कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग उसका लगने वाला है, तो ऐसे कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या, सप्लायर के साइड से कुछ एक्शन लेने की जरूरत है क्या, इस पूरे एक्टिविटी में फाइनेंशियल सेविंग अगर कुछ हो रहा है तो फाइनेंशियल सेविंग क्या है. और फाइनली जो इम्प्रूवमेंट इन KPI, जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट लेवल में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे KPI मेंशन किया हुआ है, तो अभी उसका स्टेज क्या है और वो फाइनल कंप्लीट होने के बाद जब हम 8D सबमिट कर रहे हैं और या क्लोज कर रहे हैं तो KPI का स्टेज क्या था. So moment you say कि या अभी का लेवल KPI का ये है, it was previously that. With this impact on business, we can say now the 8D format is basically, or the 8D the way of 8D problem solving is closed. Okay. Again, I'll tell you, it is not to be done after you done everything कि जिसमें आपको रूट कॉज भी पता हो चुका है और सब हो चुका है, उसके बाद नहीं करना है. This is a document or this is the approach which basically guides you to solve the problem. तो एक केस स्टडी लेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसी केस स्टडी को ये 8D फॉर्मेट में से कैसे रिजॉल्व करने को हमको मदद हुई. तो देखिए एक प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, टू रिड्यूस द कस्टमर रिजेक्शन PPM ड्यू टू हार्डनेस इशू. सो कस्टमर के पास रिजेक्शन हो रहे हैं ड्यू टू हार्डनेस इशू, इट इज क्लियरली मेंशन. और यहाँ पे KPI भी लिखा हुआ है कि हार्डनेस इशू के वजह से जो रिजेक्शन हो रहा है उसका कस्टमर PPM है 10,000.
प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं हम, मेजर डिफेक्ट है क्योंकि वहां पे रिजेक्शन हो रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस है क्या? बिल्कुल है, कि हमने कस्टमर के साइड में 100% इंस्पेक्शन शायद स्टार्ट किया है, सो दैट फॉल्टी पीसेस हम बाहर निकल रहे हैं और गुड पीसेस आगे जाने दे रहे हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट डी। सेकंड डी टॉक्स अबाउट, क्या टॉक करता है सेकंड डी? सेकंड डी गाइड्स अस अबाउट कि आपके टॉप लेवल के एक्टिविटीज क्या क्या होने चाहिए, जिसमें शायद इमरजेंसी प्लान भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट विल डू द 100% इंस्पेक्शन, कहाँ कब से करेंगे? इमीडिएटली। Then the respective member who will do the root cause analysis, who will do the possible ways to overcome root cause analysis में से जो आउटपुट हमको आ रहा है, उसका एक्शन प्लान कब तक हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्रिवेंटिव एक्शंस एंड सो ऑन। सो एट अ टॉप लेवल इन सेकंड डी वी विल एबल टू अंडरस्टैंड, वी विल मेक अ प्लान कि जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि हाउ मच टाइम दिस एंटायर प्रॉब्लम इज गोइंग टू टेक टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थर्ड डी में हम जाएंगे तो देर आर बेसिकली अगेन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा कलेक्शन, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसेस एसओपी है क्या? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है यस इट इज बीइंग अडेयर, यस इट इज बीइंग अडेयर। इज इट 100% कंप्लीटेड नॉट अडेयर? यस इट इज 100% कंप्लीट। कुछ टीपीटीएस का कुछ रिलेशन है क्या? तो यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है टाइम का। प्लेस शायद इन हाउस लिखा हुआ है। टाइप ऑफ डिफेक्ट, इट इज डिफेक्टिव क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है पूरा पीस। सिम्टम्स कुछ है क्या? तो कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं हुए। तो मेरा पूरा डेटा कलेक्ट हो गया है। नाउ देयर इज अ स्टेज फॉर डूइंग द फोर्थ डी, दैट इज एनालिसिस। तो एनालिसिस में क्या क्या होने वाला है? एनालिसिस में मैं रूट कॉज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, रूट कॉज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मिक्सअप ऑफ मटेरियल, केस ऑफ हार्डनिंग एंड थ्रो हार्डनिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वन ऑफ द रीजन दैट दे कुड कम अप कि शॉप फ्लोर पे मिक्सिंग होता है, जो हार्डनेस किया हुआ मटेरियल है और जो शायद इतना अच्छी तरीके से जो हार्डनेस नहीं हुआ है उसका देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिक्सेज हो रहा है। सो वन ऑफ द रूट कॉज आइडेंटिफाइड इज बेसिकली सॉर्टिंग मेथड ठीक नहीं है, सॉर्टिंग क्राइटेरिया ठीक नहीं है। अनदर रूट कॉज आइडेंटिफाइड वाज आईडी मेथड कंफर्मिंग ठीक तरीके से नहीं था। जो सरफेस हार्डनेस जो हमको चेक करना है वो शायद कस्टमर के एंड में अलग तरीके से चेक होता है, हमारे एंड में अलग तरीके से चेक होता है एंड सो ऑन। सो बेसिकली पॉसिबल ऑब्जर्वेशन और उसके रूट कॉजेस क्या है और उसका एक्शन क्या हो सकता है। सो उसका एक्शन क्या है? तो अगर सॉर्टिंग करना है तो ग्रीन टैग अटैच टू द बीन्स, रेड टैग टू बी अटैच टू द बीन्स, surface hardness of our own internal testing and customer testing should be same. There can be another analysis angle also कि जिसमें लिखा हुआ है कि सोकिंग टाइम हम कम करते हैं, तो इसका ग्राफ या कुछ डेटा है क्या हमारे पास अवेलेबल? तो डेफिनेटली है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम प्रोसेस का सोकिंग टाइम कैप्चर कर रहे हैं, उसका ग्राफ हमने प्लॉट किया, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम सोकिंग होना चाहिए था और कितना टाइम सोकिंग नहीं हुआ। सो रूट कॉज में पता चला कि सोकिंग टाइम ऑपरेटर को पता ही नहीं था कि एज पर हिज कन्वीनियंस यूज टू सोक द मटेरियल। सो एक्शन क्या लेना चाहिए कि सोकिंग टाइम टाइमर कुछ वहां पे इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। सिमिलरली डिकार्बिंग होता है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। अगेन मैंने टेम्परेचर मॉनिटरिंग का ग्राफ प्लॉट करने की, मॉनिटर करने की कोशिश की, फिर से वहां पे ये पता चला कि वहां पे मैनुअल कंट्रोल है टेम्परेचर पे, तो कभी कभार मैनुअल टेम्परेचर ओवरशूट हो जाता है, कंट्रोल ओवरशूट हो जाता है। देन अगेन देयर शुड बी एन एक्शन कि वहां पे कुछ ऑटोमेटिक कट ऑफ होना चाहिए, एज वेल एज देयर शुड बी एन अलार्म सिस्टम। So what is happening in the 4D? 4D is basically talking about analysis कि जिसमें हम root cause identify और with respect to root cause अगर उसके ऊपर हमको corrective action लेना है तो कौन से action होने चाहिए, this is basically being talked in 4th D. Now comes the 5th D, that is basically पांचवा discipline कि जहाँ पे हमको action implement करने। So whatever action I have identified in the 4D basically comes into कि वो कब plan होने वाला है, कौन responsible है, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है एंड बेसिकली टारगेटेड। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरिफिकेशन एंड चेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सब होने के बाद इज देयर एनी काइंड ऑफ एन द रूट कॉजेस गेटिंग ओवरकम और अगेन आई एम ऑब्जर्विंग द सिमिलर काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेशन ऑन अ शॉप फ्लोर। तो देखिए यहाँ पे देखा गया है वेरिफिकेशन में नो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल ऑब्जर्व आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर सॉर्टिंग, as well as no material with low hardness observed after soaking timer and temperature cutoff timer is implemented. तो ये सब चीजें हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो हमको ऑब्जर्व हो रहा था वो बेसिकली ओवरकम हुआ। सो दैट मीन्स कि हमने जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं रूट कॉज, हमने जो एक्शन प्लान आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ है एंड नाउ इट इज अबाउट टू रिलीज। सो
ये होने के बाद वी गेट अ कॉन्फिडेंस कि हमारे प्रोसेस से शायद अभी डिफेक्टिव पीसेस बाहर आने वाले नहीं है। सो अभी ये टाइम है जिसमें जो मैंने इमरजेंसी एक्शन चालू किया था कस्टमर साइड में 100% चेक का, वो मैं रिमूव कर सकता हूँ बिकॉज माय वेरिफिकेशन और चेक इज बेसिकली कंप्लीटेड। देन आई विल से कि 7th डी में स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पे है, कुछ एसओपी हमको चेंज करना पड़ेगा क्या, कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है चार्जिंग एसओपी नीड टू बी चेंज एंड इंटीग्रेटेड फॉर द नेसेसरी चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। क्योंकि ये रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद एक्शन लेते समय मैंने कुछ प्रोसेस में अगर चेंजेस किए हैं तो मेरा एसओपी इंप्रूव होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। कुछ इंस्पेक्शन चेकलिस्ट अगर मॉडिफाई किया, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा था कि शायद चेकिंग मेथड मैंने मेरी गलत अलग है, कस्टमर के अलग है, देन आई विल नीड टू इंट्रोड्यूस दैट इंस्पेक्शन चेक नेसेसरी चेंजेस इन द इंस्पेक्शन प्रोसीजर इन द 7th स्टेप दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। एंड देन फाइनली ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है क्या, सप्लायर ने कुछ एक्शन, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल कुछ सेविंग हो गया होगा तो अमाउंट लिख दीजिए। इंप्रूवमेंट इन केपीआई अल्टीमेटली हुआ है क्या, yes the customer ppm reduced to 1000 ppm। ये भी immediately नहीं आने वाला है, it is over the period of time, probably after implementation of my corrective action, after doing verification and check, मेरा जब लॉट जाता है कस्टमर के पास, देन आई स्टार्ट मॉनिटरिंग अगेन कि कस्टमर का पीपीएम कैसे है, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि यस दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 10,000 to 1,000। So that is how basically 8D discipline helps us to overcome the problem. Again, I'll just quickly repeat. First, define a problem correctly. Phase out that activities that all need to be done in order to overcome this particular problem. Data collection आप कैसे करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो. Once the data collection is basically completed, what kind of an analysis you will be doing and identifying the proper root causes and action to overcome the root causes. जो कुछ एक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है उसका हमको डिटेल प्लान करना है कि who will be responsible for that particular action item, by what date they will be able to complete that action item. Once the action for the improvement are in place, how we are going to verify all the causes, all the observations that we have done during the analysis, are they getting overcome after implementation of the 5th D, that is action for the implementation, will be checked in verification. And then 7th stage is basically introduce necessary standardization in your process so that the recurrence will not be there. And finally, what was the impact on the business? Ultimately, are you be able to close this particular problem after the successful implementation of the FD? Will be talked in the last section with respect to training needed, financial saving, and the improvement in KPI. So